राजमहल में सुबह का समय था। सभी लोग नीचे हॉल के पास बनी बड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। माहौल शांत था और साथ ही हल्की फुल्की बातें भी चल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर दोनों परिवार के सदस्य मौजूद थे। सिया गीता जी के पास बैठी हुई थी। तभी वहां शिवांश आ गया। उसने आते ही सभी को गुड मॉर्निंग कहा और जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया, जो ठीक सिया के सामने थी। इस वक्त वह जितना शांत और सामान्य दिखाई दे रहा था, अंदर से उतना ही अशांत था। उसके चेहरे पर भले ही कोई भाव न हो, लेकिन उसके मन में कई बातें चल रही थीं। बैठते ही उसने अपनी नजर पूरी डाइनिंग टेबल पर घुमाई। वहां सभी लोग मौजूद थे, चाहे वह सानिध्य हो, आदित्य हो या फिर रेयांश। मगर इस वक्त केवल आद्या ही ऐसी थी जो अब तक डाइनिंग टेबल पर नहीं आई थी। यह देखकर शिवांश के चेहरे पर हल्की सी सोच उभर आई। असल में वह चाहता था कि आद्या वहां आए। वह उसे जलन, असुरक्षा और पहले जैसे व्यवहार करने पर मजबूर करना चाहता था। रात भर वह इसी बारे में सोचता रहा था। कल की घटना के बाद उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। उसका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था, बल्कि वह अब भी आद्या पर नाराज था। उसी गुस्से के नीचे उसकी बाकी भावनाएं कहीं दब गई थीं, जिसका एहसास खुद शिवांश को भी नहीं था। तभी राजेंद्र सिंह ने सभी बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, तो बताओ बच्चों, तुम सब ने क्या प्लान किया है? शादी की तैयारियों में हमारी मदद करोगे या फिर घूमने फिरने जाओगे? उनकी बात सुनकर सानिध्य, जो आराम से अपना नाश्ता कर रहा था, उनकी तरफ देखते हुए बोला, दादू, आई थिंक हमें अजमेर घूमने जाना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी सालों बाद यहाँ आए हैं, तो मेरा तो शादी की तैयारियों में मदद करने का कोई इरादा नहीं है। सानिध्य की बात सुनकर सभी हल्का सा मुस्कुरा दिए। उसकी बात से सहमति जताते हुए शिवांश ने भी कहा, जी दादाजी, मेरे हिसाब से सानिध्य सही कह रहा है। ये लोग काफी समय बाद यहाँ आए हैं, तो हमें इन्हें घुमाना चाहिए। वैसे भी यहाँ बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो इन्हें काफी पसंद आएंगी। यह कहकर उसने सिया की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों सिया, आप चलेंगी? अचानक अपना नाम सुनकर सिया एक पल के लिए हड़बड़ा गई, क्योंकि वह कब से चुपचाप उसी की तरफ देख रही थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए शिवांश की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाकर बोली, जी बिल्कुल, अगर बाकी सब चलेंगे तो हम भी चलेंगे। यह कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर शिवांश भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उन दोनों का यह छोटा सा इंटरेक्शन वहां मौजूद कई लोगों ने देखा था, और सच कहें तो किसी को भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी। आखिर अगर दोनों परिवारों के बीच एक और रिश्ता जुड़ जाए तो इसमें बुरा ही क्या था। एक घर अपनी बेटी दे रहा था और दूसरे घर से बेटी आ रही थी। ऐसे रिश्ते अक्सर परिवारों को और भी मजबूती से जोड़ देते हैं। वहीं रियांश, जो सिया के दूसरी तरफ बैठा हुआ था, यह सब देखकर सच में खुश था। वह जानता था कि सिया शिवांश को कितना पसंद करती है, और शायद अब तक उसने शिवांश को यह बात बता भी दी होगी, क्योंकि पहले रियांश भी यही जानता था कि शिवांश ने सिया को प्रपोज ही इसलिए किया था क्योंकि वह उसके लिए खास मायने रखती थी, क्योंकि पहले वह सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। मगर आजकल रियांश ने शिवांश और सिया को ज्यादा साथ नहीं देखा था। फिर भी आज वह साफ महसूस कर सकता था कि शिवांश किसी न किसी तरह सिया में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो उसे काफी अच्छा लग रहा था। इस पर हर्षराज जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर ये तय रहा, आप सब आज घूमने के लिए जाइए। यह सुनकर सानिध्य, रियांश और बाकी सभी काफी खुश हो गए। सच तो यह था कि वे लोग अभी महल में ही नहीं रुकना चाहते थे। इतने समय बाद बाहर आए थे, तो अजमेर घूमने की उनकी भी इच्छा थी। उसके बाद तो शादी की रस्मों और तैयारियों के बीच उन्हें शायद ही बाहर घूमने का समय मिलता, इसलिए यह मौका सभी को अच्छा लग रहा था। तभी वहां एक प्यारी और मीठी सी आवाज गूंजी। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? कौन जा रहा है? आवाज सुनते ही सबकी नजर सामने की तरफ चली गई। सामने आध्या खड़ी थी। उसने मिकी माउस वाला ढीला सा टी शर्ट पहना हुआ था और साथ में प्लाजो। उसके बाल एक ढीले से जुड़े में बंधे हुए थे। इस वक्त वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई बच्ची अभी अभी नींद से उठकर आई हो।
नीचे आते ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां दोनों परिवारों के सभी सदस्य बैठे हुए थे और उसी की तरफ देख रहे थे। मगर उसने सबको नजरअंदाज कर दिया और सीधे हर्षराज जी की तरफ देखने लगी। हर्षराज जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। हम कह रहे थे कि आज सभी बच्चे घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये लोग घूम कर आ जाएं। फिर उन्होंने प्यार से आगे कहा, वैसे भी शादी में अभी 2 दिन बाकी हैं, तब तक तुम लोग आराम से घूमो फिरो और एंजॉय करो। उसके बाद तो तैयारियों और रस्मों में सब व्यस्त हो जाएंगे। यह सुनकर आद्या वहां आकर टेबल के पास खड़ी हो गई। तभी सानिध्य ने अपने बगल वाली खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, टॉल, यहाँ बैठ जाओ। उसके पास अभी भी 2-3 सीटें खाली थी। वहीं सानिध्य के दूसरी तरफ आदित्य बैठा हुआ था। सानिध्य की हरकत देखकर आदित्य ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उठकर दूसरी सीट पर चले जाना चाहिए और यहाँ बच्चों को बैठने देना चाहिए? उसकी बात सुनकर सानिध्य अपने दांत दिखाते हुए हंस पड़ा। इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी डॉल मेरे पास बैठे या आपके पास, क्या फर्क पड़ता है? यह सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, फर्क पड़ता है, मुझे डॉल के पास बैठना है। आदित्य की बात सुनते ही सानिध्य ने तुरंत जवाब दिया, अब तो डॉल बैठ चुकी है, ऐसा कीजिए नेक्स्ट टाइम डॉल को अपने पास बैठा लीजिएगा, ठीक है? यह सुनकर आदित्य ने गुस्से से सानिध्य की तरफ देखा। उसे देखकर सानिध्य एक पल के लिए सकपक आ गया, मगर अगले ही पल उसने नजरें फेर लीं और आद्या की तरफ देखते हुए बोला, क्यों डॉल, मैंने सही कहा ना? इस पर आद्या ने बैठते हुए बस हल्का सा सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो, आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। सानिध्य उसकी बात बिना बोले ही समझ गया, मगर फिर भी वह अपनी चमकती हुई मुस्कान के साथ बोला, ऑफ कोर्स, हमारा कुछ नहीं हो सकता। यह कहकर उसने अपनी प्लेट से प्याज की कचौरी उठाई और आद्या की प्लेट में रखते हुए कहा, ये खाकर देखो, काफी टेस्टी बनी है, तुम्हें पसंद आएगी। यह कहकर सानिध्य ने उसके बालों को हल्के से सहला दिया। वहीं आद्या ने आंखें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, भाई, अब मेरे बालों को छूना बंद करोगे? पहले से ही ये जुड़े में उलझे हुए हैं। ये सुनकर सानिध्य मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर तुम्हें नहाकर आना चाहिए था, तुम तो आलसी बच्चों की तरह बिना नहाए ही नीचे आ गई। उसकी बात सुनकर आद्या ने आंखें छोटी करते हुए कहा, और मुझे इस चीज का ज्ञान दे कौन रहा है? वह इंसान जो खुद हफ्तों तक ठीक से नहीं नहाता। उसकी बात सुनते ही आदित्य की हंसी छूट गई। वहीं बाकी लोग भी मुस्कुरा दिए। खुद पर आदित्य को हंसते देख सानिध्य ने नाराजगी से कहा, भाई, मैं कहाँ हफ्तों तक नहीं नहाता। आप डॉल को रोकने की बजाय हंसकर उसे और बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे इसकी बात सच हो। इस पर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बच्चा, गलत क्या कह रही है? तुम इतने आलसी हो कि अगर कोई काम या जिम्मेदारी न हो तो पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहो। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, भूल गए स्कूल और कोलाज के दिन? जैसे ही छुट्टी मिलती थी तुम सीधे बिस्तर में घुस जाते थे, और अगर पूरा वीकेंड खाली हो तो 2 दिन वहीं लेटे लेटे निकाल देते थे। ये कहते हुए आदित्य के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसका छोटा भाई कितना बड़ा आलसी है। वहीं सानिध्य ने गुस्से से आदित्य की तरफ देखा, मगर वह कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि इस बार आदित्य जो कह रहा था उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात सच भी थी। वह थोड़ा आलसी था, या यूं कहें कि थोड़ा ज्यादा ही आलसी था। मगर इस वक्त वहां सभी लोग मौजूद थे। ऐसे में अगर उसने यह बात मान ली तो उसकी मुश्किल बढ़ जाती। फिर उसकी यह छोटी सी डॉल उसका खूब मजाक उड़ाती और बाकी लोग भी उसका साथ देते। यह सोचकर सानिध्य ने तुरंत आदित्य की बात का विरोध करते हुए कहा, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं हर दिन नहाता हूँ, वीकेंड पर भी, और अभी भी नहा कर ही आया हूँ। फिर उसने अपनी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो देखो, मुझ में से खुशबू आ रही है, मैं एकदम साफ और सुंदर लग रहा हूँ। यह कहकर उसने आद्या की नाक हल्के से खींच दी। तो डॉल, मुझे बदनाम करना बंद करो। यह सुनकर आद्या ने एक भौं उठाई
उसके होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? खुद को? वह हंसी दबाते हुए बोली। साफ पता चल रहा है कि आपने बस बालों पर थोड़ा सा पानी छिड़क लिया होगा। कौन सा कोई आपके कपड़ों में भीगा हुआ हिस्सा दिख रहा है? फिर उसने नाटकीय अंदाज में नाक सिकोड़ते हुए कहा, और ऊपर से इतना तेज परफ्यूम लगा रखा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। पक्का आप नहाए नहीं हैं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर सानिध्य ने तुरंत कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है डॉल। फिर उसने प्लेट की तरफ देखते हुए नखरे से कहा, तुम बस खाना खाओ, मेरी बात को झूठ साबित करने की कोशिश मत करो। इसके बाद उसने मुंह फुला लिया और रूठे हुए बच्चे की तरह अपना नाश्ता खाने लगा। वहीं आध्या ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, मत करो बात। वैसे भी सच सुनकर आपको हमेशा बुरा लग जाता है। मत कीजिए। तो फिर ऐसा कीजिए, आप लोग घूमने जाइए। मैं क्या करूंगी घूमकर? मैं तो अपने कमरे में आराम से लेटूंगी। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहते हुए आध्या ने एक लंबी उबासी ली। उसे बार बार सोने की बात करते देखकर शिवांश की नजर अनायास ही उस पर टिक गई। वह डाइनिंग टेबल के दूसरी तरफ आध्या से थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था और अनजाने में उसे ही देख रहा था। जब उसने आध्या की बात सुनी तो गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अब भी नींद साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर शिवांश के मन में ख्याल आया, क्या यह भी रात भर नहीं सो पाई? अगर हाँ, तो इसकी वजह क्या थी? मगर अगले ही पल उसने अपने विचारों को झटक दिया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। वहीं आदित्य ने आध्या की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है बच्चा, अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। यह देखकर आध्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं भाई, बस रात को बहुत देर से नींद आई थी। अभी भी नींद आ रही थी, इसलिए नीचे आ गई, वरना मैं तो अभी भी कमरे में ही सो रही होती। उसकी बात सुनकर आदित्य ने राहत की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं बच्चा, अगर तुम्हें आराम करना है तो आराम करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो यहीं रहो। ये सुनते ही सानिध्य, जो अब तक रूठने का नाटक करते हुए चुपचाप नाश्ता कर रहा था, तुरंत बोल पड़ा, क्यों नहीं जाना चाहती? ऑफ कोर्स वह हमारे साथ जाएगी। फिर उसने आदित्य की तरफ देखकर कहा, डॉल पूरे दिन महल में रहकर क्या करेगी? इसके बाद उसने आध्या की तरफ देखा और नाटकीय अंदाज में बोला, और सबसे जरूरी बात, मैं वहां इसके बिना क्या करूंगा? उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे दुनिया की सबसे बड़ी समस्या उसी के सामने खड़ी हो। डॉल, तुम हमारे साथ चल रही हो, इस विषय पर कोई बहस नहीं होगी। उसने पूरी गंभीरता से फैसला सुनाते हुए कहा, डॉल, तुम हमारे साथ चल रही हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सानिध्य ने लगभग आदेश देते हुए कहा, मैंने यहाँ सबको पहले ही बता दिया था कि हम लोग घूमने जाएंगे, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें सोना है। दिस इज नॉट फेयर डॉल। उसकी बात सुनकर आध्या ने आलस भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, सच में मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मुझे सोना भी है। वैसे भी। वह थोड़ी देर रुकी, फिर आंखें सिकोड़कर सानिध्य की तरफ देखते हुए बोली, आप तो अभी मुझसे गुस्सा थे ना? आपने ही कहा था कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे, तो फिर मैं आपके साथ क्यों जाऊं? यह सुनते ही सानिध्य ने तुरंत अपने हाथ जोड़ ली और मनाने वाले अंदाज में बोला, अरे डॉल, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। फिर उसने नाटकीय ढंग से कहा, तू तो जानती है ना मुझे, कब से मेरी बातों को सीरियस लेने लगी? उसकी बात पर आध्या ने बनावटी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, अभी अभी आपको सीरियस लिया है? फिर उसने बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आपको हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं आपको सीरियस नहीं लेती, तो लो, इस बार ले लिया सीरियस, और मेरा फाइनल फैसला है, मैं नहीं आ रही। यह सुनकर सानिध्य ने बेचारे जैसा चेहरा बना लिया। उसने आगे बढ़कर आध्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, अच्छा सॉरी ना डॉल, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बेशक तुम पूरे हफ्ते न नहाओ, मैं फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। उसकी बात सुनकर कई लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई, मगर सानिध्य पूरी गंभीरता से आगे बोला, पर प्लीज हमारे साथ चलो ना,
तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। फिर उसने नाटकीय दुखी आवाज में कहा, और वहां मेरे पास लड़ने के लिए भी तो कोई नहीं होगा। यह सुनकर आद्या ने आंखें और छोटी कर लीं और सानिध्य को घूरते हुए बोली, यानी आपको लड़ने के लिए मैं चाहिए? आद्या ने भौं उठाते हुए कहा, और आपका क्या मतलब था कि अगर मैं हफ्ते भर भी न नहाऊं तो आप कुछ नहीं बोलेंगे? फिर उसने उसे घूरते हुए कहा, मैं आपको बता दूं, मैं रात को ही नहाई थी और अभी फिर से नहाकर आई हूँ, समझे आप? यह सुनकर सानिध्य ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला ली और तुरंत बोला, अच्छा ठीक है डॉल, मैं समझ गया, अब तो चलो ना। फिर उसने बच्चे की तरह मिन्नतें करनी शुरू कर दी, प्लीज 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 डॉल, मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है, तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वहीं उन दोनों की यह प्यारी सी नोकझोंक वहां मौजूद सभी लोग बड़े प्यार से देख रहे थे, खास तौर पर केशव जी। उन्होंने शायद पहली बार आद्या का यह मासूम और बचपना भरा रूप देखा था। अब तक उन्होंने हमेशा उसे तेज जवाब देते हुए, अपनी बात मनवाते हुए या फिर लोगों को नजरअंदाज करते हुए ही देखा था। मगर इस वक्त उनके सामने बैठी आद्या बिल्कुल अलग थी। वह शिकायत कर रही थी, रूठ रही थी और अपनेपन के साथ बहस भी कर रही थी। यह वही आद्या नहीं लग रही थी जो अक्सर उन्हें तीखे जवाब दे देती थी। वहीं केशव जी यह भी साफ देख सकते थे कि सानिध्य का लगाव आद्य से कितना गहरा था। कई बार तो ऐसा लगता था कि वह आदित्य से भी ज्यादा उसकी परवाह करता है। और सिर्फ केशव जी ही नहीं, लीला जी, गीता जी और पूरा ओबेरॉय परिवार भी उन दोनों के बीच के गहरे स्नेह को महसूस कर सकता था। उनकी नोकझोंक में प्यार भी था, अपनापन भी, और एक दूसरे को मनाने की खूबसूरती भी। आखिर हर रिश्ते की असली खूबसूरती यही तो होती है, खास तौर पर भाई बहन के रिश्ते में। जहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई, तकरार, शिकायतें और नखरे न हो, वहाँ रिश्ता कुछ फीका सा लगने लगता है। और उनके रिश्ते में तो यह छोटी छोटी नोक-झोंक किसी तड़के की तरह थी, जो उनके प्यार और अपनापन को और भी खूबसूरत बना देती थी। उन्हें देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वे दोनों सगे भाई बहन नहीं है, बल्कि इस वक्त तो उनका रिश्ता खून के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत लग रहा था। वहीं आदित्य, जो सानिध्य के बगल में बैठा था, खामोशी से उन दोनों के इस खूबसूरत पल को देख रहा था। आखिर उसने आद्या को हमेशा अपनी औलाद की तरह चाहा था। कभी एक पिता की तरह उसकी रक्षा की थी, तो कभी एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा था। दूसरी तरफ सानिध्य ने हमेशा एक भाई और दोस्त बनकर उसके हर नखरे उठाए थे। कभी खुद उससे रूठ जाता था, तो कभी उसी के सामने बच्चों जैसी जिद करने लगता था। दोनों रिश्तों की खूबसूरती अपनी अपनी जगह पर अनमोल थी, मगर इसके बावजूद भी आदित्य को मन ही मन सानिध्य से थोड़ी जलन हो रही थी, क्योंकि आद्या उससे उतनी खुलकर बातें नहीं करती थी जितनी वह सानिध्य के साथ करती थी। उसके सामने वह अक्सर समझदार और संयमित बनी रहती थी, जबकि सानिध्य के सामने वह बिना किसी झिझक के अपना बचपना दिखा देती थी। वहीं रेयांश भी यह सब ध्यान से देख रहा था। वह देख रहा था कि आद्या और सानिध्य का रिश्ता कितना सहज और गहरा है। मानना पड़ेगा कि उसका और सिया का रिश्ता भी काफी मजबूत था। उनके बीच भी अक्सर नोकझोंक होती रहती थी, मगर इस तरह की मासूम लड़ाइयां और एक दूसरे को मनाने वाले पल शायद कभी नहीं आए थे। न जाने क्यों एक पल के लिए रेयांश के मन में हल्की सी कसक उठी, बस कुछ ही क्षणों के लिए। अगले ही पल उसने उस भावना को अपने भीतर दबा लिया। फिर भी उसकी आंखों में एक हल्की सी ईर्ष्या झलक गई, जिसे शायद कोई और न देख पाता। और सच कहा जाए तो उसकी यह भावना पूरी तरह गलत भी नहीं थी। आखिर आद्या असल मायनों में आदित्य और दिव्यांश की सगी बहन थी। खून का रिश्ता उन्हीं के साथ था, लेकिन कई बार रिश्तों की गहराई सिर्फ खून से नहीं, बल्कि साथ बिताए गए पलों, विश्वास और अपनापन से तय होती है। और शायद यही वजह थी कि सानिध्य और आद्या का रिश्ता इतना खास दिखाई देता था। और सानिध्य तो उसका सिर्फ कजिन था, मगर इसके बावजूद भी आद्या और सानिध्य का रिश्ता देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वे खून के भाई बहन नहीं हैं। बल्कि सच तो यह था
कि वे सगे भाई बहनों से भी बढ़कर लगते थे। रेयांश अपनी आंखों में हल्की सी जलन लिए उन दोनों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मगर कहीं न कहीं उसे उनके बीच का यह अपनापन चुभ रहा था। तभी सानिध्य ने आध्या की प्लेट में थोड़ा सा पोहा रखते हुए कहा, अभी ये सारी बातें छोड़ो और जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर तैयार होकर हमारे साथ चलो। ये सुनकर आध्या ने आलस भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर भाई। मगर सानिध्य ने उसकी बात बीच में ही काट दी, कोई पर नहीं, तुम्हें सोना है ना, वापस आकर आराम से सो जाना, लेकिन अभी हमारे साथ चलो। फिर उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे बिना सच में हमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और अगले ही पल नाटकीय अंदाज में जोड़ दिया, और अगर तुम नहीं जाओगी तो हम लोग भी कहीं नहीं जाएंगे। उसकी बात पूरी होते ही रूहानी ने भी आध्या की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, सानिध्य सही कह रहा है, आपके बिना वहां सच में मजा नहीं आएगा, चलिए ना हमारे साथ। अब जब एक के बाद एक सब लोग उसे मनाने लगे, तो आध्या ने हार मानते हुए सबकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, हम चलेंगे। उसका जवाब सुनते ही सानिध्य खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत आध्या के गले में बांह डालते हुए कहा, ये हुई ना मेरी डॉल वाली बात। उसके चेहरे की खुशी देखकर सभी लोग मुस्कुरा दी। इसके बाद सब लोग हंसी मजाक करते हुए आराम से अपना नाश्ता करने लगे और घूमने जाने की तैयारियों की बातें करने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। आद्या भी अपने कमरे में पहुंची और फ्रेश होकर तैयार होने लगी। उसने सफेद रंग का टॉप और उसके साथ नीली जीन्स पहनी। अपने बालों को हाफ पोनीटेल में बांधकर बाकी बाल खुले छोड़ दिए। हाथ में एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट पहनने के बाद उसने अपने होठों पर हल्का सा लिप बाम लगाया। तैयार होकर वह नीचे हॉल में आ गई, जहां बाकी सभी लोग पहले से तैयार होकर उसी का इंतजार कर रहे थे। घर के बड़े बुजुर्गों को वैसे भी घूमने फिरने से ज्यादा महल देखने और वहीं समय बिताने में दिलचस्पी थी, इसलिए वे महल में ही रुक गए। वहीं बाकी सभी युवा लड़के लड़कियां गाड़ियों में बैठ गए और घूमने के लिए निकल पड़े। सभी लोग तैयार होकर घूमने के लिए महल से निकल गए। उनके साथ वीरभद्र के बेटे सूरज भी थे, क्योंकि अजमेर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी उन्हें ही थी और वही सबको पूरा शहर घुमाने वाले थे। आध्या, सानिध्य, आदित्य, सूरज और रूहानी एक जीप में बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शिवांश, सिया, रेयांश और अलंकार दूसरी जीप में बैठे थे। इसके अलावा उन्होंने अपने साथ किसी भी बॉडीगार्ड को आने की अनुमति नहीं दी थी। वे सभी खुली जीपों में घूमने निकले थे, ताकि रास्ते के खूबसूरत नजारों और मौसम का पूरा मजा ले सकें। मौसम भी बेहद सुहाना और ठंडा था, जिसकी वजह से आसपास का दृश्य और भी खूबसूरत लग रहा था। अजमेर सच में एक बेहद सुंदर जगह थी। चारों तरफ झीलें, पहाड़, हरियाली से भरी घाटियां, उनके बीच बने पुराने महल, हवेलियां और घूमने की शानदार जगह उस शहर की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। रास्ते भर सब लोग आसपास के नजारे बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी आदित्य ने सूरज की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? इस पर सूरज मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग बताइए, कहाँ घूमना चाहते हैं, या फिर मैं अपने हिसाब से आपको यहाँ की फेमस जगह घुमाऊं? उसकी बात सुनकर सानिध्य ने तुरंत कहा, हाँ, यह सही रहेगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे ही घूमते हैं। वैसे भी हमने यहाँ पहले कुछ खास देखा नहीं है। यह सुनकर सूरज मुस्कुराया और बोला, अरे साहब, आपने तो अभी राजस्थान की आधी जगह भी नहीं देखी हैं। सूरज हंसते हुए बोला, यहाँ बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो काफी रहस्यमयी और पेचीदा मानी जाती हैं। कुछ पुरानी हवेलियां तो ऐसी हैं जिन्हें लोग हॉरर हवेलियां तक कहते हैं, और यहाँ की खूबसूरत घाटियां तो अलग ही मशहूर हैं। यह कहते हुए सूरज उन्हें अजमेर की अलग अलग जगहों के बारे में बताने लगा। वहीं आद्या भी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि अजमेर में देखने के लिए इतना कुछ है। उसे पुरानी हवेलियों के बारे में तो पता था, मगर यहाँ हॉरर हवेलियां भी हैं, यह बात उसके लिए नई थी। कुछ सोचते हुए उसने सूरज से पूछा, तो यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह कौन सी है?
आध्या का सवाल सुनकर सूरज मुस्कुराया और बोला, अगर हॉरर और रहस्य के हिसाब से देखें तो यहाँ कनिना हवेली और स्वर्ण महल सबसे ज्यादा मशहूर माने जाते हैं। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहा, खास तौर पर स्वर्ण महल। उसके बारे में तो आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उसकी बात सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। सूरज आगे बोला, उसे पूरी तरह हॉरर जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वहाँ बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसे राज जिनके बारे में यहाँ के लोग खुलकर बात तक नहीं करते, और कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को ठीक से पता ही नहीं है। यह सुनते ही सानिध्य उत्साहित होकर बोला, स्वर्ण महल नाम तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसकी कहानी क्या है? उसकी बात सुनकर सूरज हल्का सा हंसा और बोला, काफी दिलचस्प कहानी है। सूरज मुस्कुराते हुए बोला, या यूं कहिए कि रहस्यों से भरी हुई कहानी। फिर उसने थोड़ा गंभीर होकर कहना शुरू किया, कहा जाता है कि सदियों पहले यह महल किसी राज परिवार का हुआ करता था। उस महल में एक महाराज रहते थे जो अपने गुस्से और क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। सब लोग अब ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। सूरज आगे बोला, लोगों का कहना है कि महल में कई गुप्त रास्ते, बंद कमरे और यातना देने वाले चैम्बर भी थे। कुछ लोग तो यह तक कहते हैं कि उस महाराज के पास कोई जादुई शक्तियां थीं और वह उनका इस्तेमाल करता था। उसकी बात सुनकर रूहानी हल्का सा सिहर गई। वहीं सूरज धीमी आवाज में आगे बोला, और सबसे डरावनी बात, लोग कहते हैं कि उसी महाराज ने अपनी ही महारानी को मार दिया था। यह सुनते ही आद्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपका मतलब उस महाराज ने अपनी ही पत्नी को मार दिया? सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कुछ कहानियों में यही बताया जाता है। ये सुनकर सानिध्य तुरंत बोल पड़ा, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? क्या महारानी ने उन्हें धोखा दिया था या फिर कोई और वजह थी? उसकी बात सुनकर सूरज हल्का सा हंसा और बोला, यही तो रहस्य है। सच क्या था ये आज तक कोई ठीक से नहीं जान पाया। फिर उसने आगे कहा, हर कहानी में अलग वजह बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज को महारानी पर शक था। कुछ कहते हैं कि सत्ता और ताकत के लालच में उन्होंने ऐसा किया। सूरज ने गहरी सांस ली, लेकिन सच क्या था, ये शायद आज तक उस महल की दीवारों में ही कैद है। कुछ लोगों का मानना है कि महारानी तंत्र विद्या करती थी, सूरज ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वह कोई देवी अवतार थी। उसकी बात सुनकर सब लोग चुपचाप उसकी कहानी सुनते रहे। सूरज आगे बोला, और कुछ कहानियों में तो यह भी कहा जाता है कि युवराज किसी और से प्रेम करते थे जो उनकी अपनी ही बहन थी। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी आ गई, मगर सूरज यही नहीं रुका। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि महारानी को मारने के बाद युवराज ने खुद को भी उसी महल के कक्ष में बंद कर लिया था। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी और आज भी उनकी आत्माएं उस महल में भटकती हैं। फिर वह हल्का सा हंसा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना लोगों का बनाया हुआ डर, ये तो कोई नहीं जानता। उसकी बात सुनकर सानिध्य ने नाटकीय अंदाज में अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, भाई, ऐसा भला क्या होता है? लोग भी ना कुछ भी कहानियां बना देते हैं। ये सुनकर सूरज हंस पड़ा। पता नहीं, हर किसी का अपना अपना अलग मत है। फिर उसने थोड़ा सोचकर कहा, लेकिन अगर सच बताऊं तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ उस महल में घूमने गया था, तब मुझे वह जगह कहीं से भी डरावनी नहीं लगी। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। उल्टा, वह महल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बस वहाँ कुछ ऐसे कक्ष हैं जहाँ जाना आज भी मना है। यह सुनकर आदित्य ने पूछा, तो क्या यह महल अजमेर में ही है? सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह महल अजमेर में नहीं है, वह पुष्कर में है। यह सुनकर आदित्य ने अगला सवाल किया, तो वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस पर सूरज ने कहा, यही कोई 30 से 45 मिनट के आसपास लगेंगे। ये सुनते ही सानिध्य उत्साह से बोला, तो फिर देर किस बात की, सीधा वहीं चलते हैं। मगर उसकी बात पर रूहानी ने तुरंत कहा, नहीं, वहां बाद में चलेंगे, पहले मुझे नील घाटी देखनी है। उसकी आंखों में चमक आ गई। सुना है वह जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है।
वहाँ पहाड़ों के बीच से पानी गिरता है और सूरज की रोशनी में वह पूरा नजारा चमकने लगता है। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, और वहाँ का माहौल भी बहुत शांत और सुकून भरा होता है। रूहानी की बात सुनकर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। वहीं रूहानी ने शरारती नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे मालूम है आध्या, मैं सालों पहले वहां सिया और बाकी सबके साथ गई थी। फिर उसने मुस्कुराकर आगे कहा, और वहीं पहली बार आदित्य ने ब्लॉसम के पेड़ से फूल तोड़कर मुझे दिया था और अपने दिल की बात भी बताई थी। ये कहते हुए उसने प्यार से आदित्य की तरफ देखा। उन दोनों को देखकर आध्या हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तो मतलब आपकी लव स्टोरी वहीं से शुरू हुई थी? काफी लंबी जर्नी रही आप दोनों की। इस पर रूहानी हंसते हुए बोली, लंबी भी और इंटरेस्टिंग भी। फिर उसने नाटकीय अंदाज में कहा, काफी उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिरकार अब हम दोनों एक दूसरे को पूरी जिंदगी तंग करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर आध्या हंस पड़ी। कुछ ही देर में वे लोग बातें करते हुए नील घाटी पहुंच गए। जीप रुकते ही सब लोग नीचे उतर गए। आध्या ने जैसे ही सामने का नजारा देखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। नील घाटी सच में उतनी ही खूबसूरत थी जैसा रूहानी ने बताया था। ऊंचे पहाड़, हरियाली, दूर से गिरता पानी और उस पर पड़ती धूप, पूरा दृश्य किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। मगर उस खूबसूरती के बीच भी आध्या को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे इस जगह में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसे बेचैन कर रहा था। तभी रूहानी ने उसके हाथ पर हल्का सा टैप किया। क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? यहीं रुकने का इरादा है? रूहानी ने आध्या की तरफ देखते हुए पूछा। इस पर आध्या ने हल्का सा सिर हिलाया और रूहानी के साथ बाकी सबके पीछे आगे बढ़ गई। पीछे सूरज और शिवांश जरूरी सामान लेकर उनके पीछे चल रहे थे। उफ, फाइनली इतने सालों बाद मैं वापस इस जगह पर आई हूँ। दिस इज सच में एक ग्रेट प्लेस। रूहानी ने खुश होकर चारों तरफ देखते हुए कहा। पूरी जगह बेहद खूबसूरत लग रही थी। चारों तरफ फैली हरी हरी घास, बड़े बड़े पेड़ जो सूरज की तेज रोशनी को काफी हद तक रोक रहे थे, वहां के माहौल को और भी सुकून भरा बना रहे थे। सामने एक छोटी सी झील थी और उसके किनारे लगे ढेर सारे ब्लॉसम के पेड़। उन पेड़ों से हल्के हल्के फूल टूटकर पानी में गिर रहे थे, जिससे पूरा दृश्य किसी सपने जैसा लग रहा था। यह देखकर आध्या ने आसपास नजर घुमाते हुए कहा, इस जगह पर ब्लॉसम के पेड़ काफी ज्यादा नहीं है। उसकी बात सुनकर सिया ने कहा, हाँ, यहाँ ब्लॉसम के पेड़ बहुत ज्यादा हैं और काफी पुराने भी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतने पुराने कि शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिया ने चारों तरफ देखते हुए आगे कहा, और कुछ भी कहो, इस जगह का नजारा हमेशा से बहुत खूबसूरत रहता है, बिल्कुल किसी परफेक्ट पिकनिक स्पॉट की तरह। इस पर आध्या ने हल्का सा हम कहा। वे सभी इसी तरह घूमते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी चलते चलते आध्या की नजर थोड़ी दूरी पर मौजूद एक छोटे से सफेद खरगोश पर पड़ी, जो एक पेड़ के आसपास उछल कूद कर रहा था। उसे देखकर आध्या के कदम अनजाने में ही उसकी तरफ बढ़ गए। वहीं अपनी तरफ किसी को आता देखकर उस छोटे से खरगोश ने अपनी चमकती आंखें उठाकर आध्या की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर आध्या से मिली, वह तुरंत दूसरी तरफ भाग गया। यह देखकर आध्या भी उसके पीछे चल पड़ी। खरगोश लगातार भाग रहा था और आध्या उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वह बाकी सब लोगों से काफी दूर निकल आई है। कुछ देर बाद आखिरकार वह खरगोश उसके हाथ में आ गया। उसे पकड़ते हुए आध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, छोटे बदमाश, इतना कौन भागता है? फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, इतनी देर से मुझे भी परेशान कर दिया। आध्या उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो, और सच में वह छोटा सा खरगोश अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे लगातार देखे जा रहा था। मगर तभी अचानक कुछ बेहद अजीब हुआ। वह छोटा सा नाजुक खरगोश अचानक आध्या के हाथों में कांपने लगा। अगले ही पल उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे आध्या के हाथों और बाजुओं के चारों तरफ लिपटने लगा। वह धुआं किसी जिंदा चीज की तरह हरकत कर रहा था। यह देखकर आध्या घबरा गई। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ
जैसे कोई उसे घूर रहा हो, बहुत गहरी और डरावनी नजरों से। और अगले ही पल उस खरगोश का रूप जैसे बदलने लगा। वह अब खरगोश नहीं रहा था। उसकी जगह एक अजीब सी काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर वह किसी धुएं से बने इंसान की तरह लग रहा था। इससे पहले कि आद्या कुछ समझ पाती, उस परछाई ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे पीछे पेड़ से जोर से टिका दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आद्या को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन को कसकर दबा रहा हो। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आद्या को समझ ही नहीं आया आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह पेड़ से लगी हुई खुद को छुड़ाने के लिए तड़पने लगी। उसकी सांसें रुक रही थीं और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। तभी अचानक उसे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने हाथों में नीली रोशनी जगाने की कोशिश की, मगर उसी पल कुछ और अजीब हुआ। एक दूसरा काला साया अचानक वहां प्रकट हुआ और आते ही उसने पहले वाले साए को पकड़कर दूर फेंक दिया, जैसे दोनों के बीच कोई भयंकर ताकत टकराई हो। वहीं खुद को आजाद होते ही आद्या जोर जोर से खांसने लगी। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था और वह तेजी से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसने घबराकर सामने देखा। दोनों काले साए अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। दूसरा साया पहले वाले पर भारी पड़ रहा था। उसे देखकर पहला साया डर और गुस्से से गुर्राया। फिर उसने उस दूसरे साए की तरफ देखकर अपनी डरावनी आवाज में कहा, इससे यहाँ नहीं आना था, इससे यहाँ नहीं आना था। उसकी आवाज और भी भयानक हो गई। ये मर जाएगी। हाँ हाँ हाँ। फिर उसने चीखते हुए कहा, वह इसे नहीं छोड़ेगा, ये मरेगी। इतना कहकर वह साया अचानक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। वहीं आद्या अपनी तेज चलती सांसों के साथ उसी दिशा में देखती रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले ही पल दूसरा साया धीरे धीरे उसकी तरफ पलटा। उसे अपनी तरफ देखते देखकर आद्या डर गई और घबराकर पीछे हट गई। उसने तुरंत अपने हाथों में नीली रोशनी जलाई और डरते हुए बोली, मेरे पास मत आना। आद्या ने डरते हुए कहा, मगर वह साया धीमे धीमे कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ता रहा। उसे अपनी तरफ आता देखकर आद्या ने तुरंत अपने हाथों से नीली रोशनी का वार उसकी तरफ कर दिया। मगर यह क्या? उस हमले का उस साए पर कोई खास असर ही नहीं हुआ। उसने बड़ी आसानी से उसकी शक्ति को रोक दिया। यह देखकर आद्या की आंखें फैल गईं। उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, मगर तभी उस साए ने अपनी शक्ति से आद्या के दोनों हाथ हवा में ही रोक दिए। साया धीरे धीरे उसकी तरफ पलटा। उसे अपनी तरफ देखते देखकर आद्या डर गई और घबराकर पीछे हट गई। उसने तुरंत अपने हाथों में नीली रोशनी जलाई और डरते हुए बोली। उसे अपनी तरफ आता देखकर आद्या ने तुरंत अपने हाथों से नीली रोशनी का वार उसकी तरफ कर दिया। मगर यह क्या? उस हमले का उस साए पर कोई खास असर ही नहीं हुआ। उसने बड़ी आसानी से उसकी शक्ति को रोक दिया। ये देखकर आद्या की आंखें फैल गईं। उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, मगर तभी उस साए ने अपनी शक्ति से आद्या के दोनों हाथ हवा में ही रोक दिए। आद्या डरते हुए अपने सामने मौजूद उस साए की तरफ देखती हुई बोली, प्लीज मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत आना। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ जैसे हवा में ही जकड़ गए थे। वहीं वह साया आद्या के सामने खड़ा बस उसे ही देख रहा था। फिर वह धीरे धीरे चलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर आद्या पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर वह हिल तक नहीं पा रही थी। अगले ही पल उस साए ने धीरे से आद्या के चेहरे को अपनी तरफ घुमा दिया। आद्या की आंखों में इस वक्त साफ खौफ उतर आया था। उसकी दोनों जिंदगियों में यह शायद सबसे अजीब और डरावना अनुभव था। वैसे तो उसकी लाइफ कभी आसान नहीं रही थी। किसी और के शरीर में आना अपने आप में ही एक अजीब बात थी, मगर फिर भी वह नॉवेल्स में अक्सर ऐसी चीजें पढ़ चुकी थी, इसलिए उस वक्त उसे इतना डर नहीं लगा था। लेकिन अभी इस शख्स के इतने करीब होने से उसे जितना डर महसूस हो रहा था, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था। उसके आसपास एक अजीब सी ठंडक थी, साथ ही किसी रहस्यमयी शक्ति का एहसास भी। तभी उस साए की नजर आद्या के पैर पर गई, जहां गिरने की वजह से हल्की चोट लग गई थी।
यह देखकर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पैर को छू लिया। ये महसूस करते ही आद्या डर गई। उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कांपती आवाज में बोली, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उसकी आवाज पूरी तरह थरथरा रही थी। वहीं उस साए ने अपनी नजर उठाकर आद्या की तरफ देखा, जो डर के मारे आंखें बंद किए बैठी थी। उसे इस तरह कांपता देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी चमक उभरी, मगर अगले ही पल उसने उस एहसास को अपने अंदर दबा लिया। फिर उसने आद्या के घायल पैर को छुआ। जैसे ही उसका हाथ उसके पैर से लगा, वहां की चोट पल भर में भर गई। मगर इन सब से बेखबर आद्या अभी भी डरी हुई आंखें बंद किए बैठी थी। इस वक्त वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। न वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रही थी और न ही अपने शरीर को हिला पा रही थी। इतना लाचार उसने खुद को अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था, जितना इस वक्त उस अजीब सी परछाई के सामने कर रही थी। तभी उस साए ने हल्की सी चुटकी बजाई। अगले ही पल उसके चारों तरफ फैला काला धुआं धीरे धीरे हटने लगा और एक आकृति का रूप लेने लगा। उस आकृति ने पहले आद्या के चेहरे की तरफ देखा, फिर उसकी नजर उसकी गर्दन पर जाकर ठहर गई। वहीं जहां पहले वाले साए ने उसे बेरहमी से पकड़ा था, उसकी गर्दन पर नीले निशान साफ उभर आए थे। उन्हें देखते ही उस आकृति की आंखों का रंग गहरा लाल हो गया। साथ ही उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई, ऐसी मुस्कान जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आद्या की गर्दन पर रखा। ये महसूस करते ही आद्या ने डरकर झटके से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही उसकी नजर सामने मौजूद उन चमकती लाल आंखों से जा टकराई, जो लगातार उसे ही देख रही थीं। उसे देखकर आद्या घबराकर पीछे हटने लगी, मगर यह क्या, उसका शरीर अभी भी उस रहस्यमयी शक्ति की वजह से हिल नहीं पा रहा था। हाँ, उसके रोंगटे जरूर खड़े हो चुके थे। आद्या ने डरते हुए अपनी नजर उठाई और उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी लाल आंखों के अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अजीब तरह के काले कपड़े पहन रखे थे, मगर उन कपड़ों में भी कुछ अलग था। काले होने के बावजूद वे हल्की चमक बिखेर रहे थे। साथ ही उनसे एक अजीब सा शक्तिशाली आभा मंडल महसूस हो रहा था। तभी आद्या को एहसास हुआ कि उसके पैर का दर्द गायब हो चुका है। उसने तुरंत नीचे अपने पैर की तरफ देखा। जहां कुछ देर पहले चोट लगी थी, वहां अब कोई निशान तक नहीं था। यह देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान रह गई, मगर वह साया अभी भी उसके सामने बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। अगले ही पल उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आद्या के गाल को छू लिया। न जाने क्यों आद्या को उससे जितना डर लग रहा था, उतना ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह इस शख्स को बहुत करीब से जानती है, जैसे उसके साथ कोई अजीब सा रूहानी रिश्ता हो। वह शख्स लगातार उसे देखे जा रहा था। उसका अंगूठा धीरे धीरे आद्या के गाल पर घूम रहा था। न जाने उस पल में ऐसा क्या था कि आद्या का डर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे यह तक एहसास नहीं हुआ कि कब उस शख्स ने अपनी शक्ति का असर उसके शरीर से हटा लिया, मगर उसके बावजूद भी वह वहीं शांत बैठी रही, बस एकटक उसे देखती रही। और जब उस शख्स ने आद्या को इस तरह खुद में खोया हुआ देखा, तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसके होठों पर आई वह मुस्कान उसके मास्क के पीछे छिप गई। फिर वह धीरे धीरे आद्या के और करीब आया। अगले ही पल उसने अपना मास्क थोड़ा सा हटाया और झुककर आद्या के माथे को चूम लिया। उसके ऐसा करते ही आद्या की आंखें अपने आप बंद हो गईं और अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद बह निकली। अगले ही पल वह साया अचानक वहां से गायब हो गया, मगर आद्या उसी एहसास में डूबी न जाने कितनी देर तक वहीं बैठी रही। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कितना समय बीत चुका है। तभी वहां सानिध्य, आदित्य और बाकी सब लोग घबराए हुए उसे ढूंढते हुए पहुंचे। जैसे ही सानिध्य की नजर आद्या पर पड़ी, वह तुरंत उसके पास भाग कर गया और उसे कसकर गले लगा लिया। कहाँ चली गई थी डॉल? हम लोग कितना परेशान हो गए थे। उसकी आवाज में साफ चिंता थी। इस तरीके से कौन चला जाता है? कम से कम बता तो देना चाहिए था ना। यह कहते हुए उसने आद्या को और कसकर पकड़ लिया। वहीं सानिध्य के गले लगते ही
जैसे आध्या वर्तमान में वापस लौटी हो। उसने घबराकर आसपास देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, मगर उसका दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। उसे वह सब साफ याद था। उन सायों का आपस में लड़ना, एक साय का उसकी जान लेने की कोशिश करना और उस अनजान साय का उसे बचाना, साथ ही उसका उसके माथे को चूमना। ये सोचते ही अनजाने में आध्या का हाथ अपने माथे पर चला गया। वह नहीं जानती थी कि वह शख्स कौन था, वह साया कौन था, या फिर वह अजीब एहसास क्या था। मगर उस पल आध्या को ऐसा लगा था जैसे वह खुद को ही महसूस कर रही हो, जैसे उस अनजान शख्स से उसका कोई गहरा रिश्ता हो। आध्या अभी भी पूरी तरह से उसी एहसास में खोई हुई थी। तभी आदित्य ने परेशान होकर पूछा, बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? इतनी शांत क्यों हो? ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? यह सुनकर आध्या ने आदित्य की तरफ देखा, फिर खुद को संभालते हुए सामान्य आवाज में बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर वह कुछ पल चुप रही। फिर जैसे कुछ सोचते हुए उसने आदित्य से कहा, भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा कीजिए, आप लोग पिकनिक एंजॉय कीजिए, मैं वापस चली जाती हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आदित्य ने तुरंत कहा, ऐसे कैसे तुम अकेली चली जाओगी? उसकी आवाज में चिंता साफ थी। और सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो हम खुद तुम्हें वापस लेकर चलेंगे। फिर उसने बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, गाइस, आप लोग एंजॉय कीजिए, हम लोग वापस जा रहे हैं। यह सुनते ही सानिध्य भी तुरंत बोल पड़ा, हाँ, अगर डॉल की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं भी चलूंगा। वहीं यह सब सुनकर शिवांश ने एक नजर आध्या की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, मगर अगले ही पल उसने उस ख्याल को नजरअंदाज कर दिया। फिर हल्की चिड़ी हुई आवाज में बोला, अगर इतनी ही तबीयत खराब थी तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, हर बार सबका मूड खराब करना जरूरी होता है क्या तुम्हारे लिए? फिर वह व्यंग्य से बोला, या फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि बाकी लोग नॉर्मल होकर थोड़ा एंजॉय कर लें? उसकी आवाज में साफ ताना था। सीरियसली आध्या, इतना ड्रामा हर बार जरूरी होता है क्या? फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ठीक ठाक तो लग रही हो, ऐसा भी नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो। यह कहते हुए शिवांश ने फिर से उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। वहीं आध्या ने शिवांश की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसे कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर शिवांश को अजीब तो लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उधर आदित्य ने गुस्से में शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, तो हमने आप लोगों को एंजॉय करने से मना नहीं किया है, आराम से कीजिए, लेकिन बच्चा के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही परेशान रहती है। यहाँ आने के लिए भी उसने मना किया था, हम लोगों ने जिद की थी, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मेरी और मेरे भाई की है। अगर आप लोगों का मूड खराब हुआ है तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग अपना दिन अच्छे से एंजॉय कीजिए। वहीं आदित्य की बात सुनकर रूहानी को भी अच्छा नहीं लगा। उसने शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, आपको इस तरीके से आध्या से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ आप उन्हें पसंद नहीं करते, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा उन्हें रूड जवाब दें। आपको दिख रहा है ना कि उन्हें ठीक नहीं लग रहा। हर बार किसी से इस तरह बात करना सही नहीं होता भाई। ये बात आप कब समझेंगे? ये सुनकर शिवांश ने नाराजगी से कहा, सीरियसली रूहानी, तुम उसके लिए मुझसे लड़ रही हो, अपने भाई से, जबकि ड्रामा वो करती है? इस पर रूहानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, आपको उसकी हर चीज हमेशा ड्रामा क्यों लगती है? इस पर शिवांश ने खींचते हुए कहा, क्योंकि वह हर बात पर ड्रामा ही करती है। कभी मेरे पास आने का ड्रामा, कभी दूर जाने का ड्रामा, कभी मेरी अटेंशन पाने का ड्रामा, और न जाने क्या। अभी भी वो यही सब कर रही है क्योंकि मैं सिया के साथ हूँ, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। और भी न जाने आगे क्या क्या करेगी। शायद इसलिए ही ऐसा कर रही है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, ताकि कोई भी शांति से कुछ एंजॉय ना कर सके। उसकी बात को बीच में काटते हुए रूहानी ने कहा, बस कीजिए भाई, ऐसा कीजिए
आपका मूड ऑफ ना हो, आप लोग एंजॉय कीजिए, मेरा हो गया। यह कहकर रूहानी आदित्य के पीछे चली गई, जो इस वक्त सानिध्य के साथ आध्या को लेकर वापस जाने वाला था। वहीं सिया यह सब खामोशी से देख रही थी। उसने पहले आदित्य की तरफ देखा, फिर आध्या की तरफ, जिसे वे लोग लेकर जा रहे थे। उसके बाद उसने शिवांश की तरफ देखते हुए पूछा, आप नहीं चलेंगे? इस पर शिवांश ने गुस्से से कहा, सिया, हम यहाँ घूमने आए थे, किसी का ड्रामा देखने नहीं, इसलिए हम लोग घूमेंगे। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। मुझे अपना दिन खराब नहीं करना, इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ। ये कहकर शिवांश ने गहरी सांस ली और खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे अभी भी आध्या पर उसके थप्पड़ मारने की वजह से गुस्सा था। हालांकि उसे आज आध्या का व्यवहार थोड़ा अजीब जरूर लगा था, मगर अपने गुस्से में उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। कहीं ना कहीं वह इस वक्त आध्या को नीचा दिखाना चाहता था और उसे यह एहसास करवाना चाहता था कि वह हमेशा से ऐसी ही थी, किसी की जिंदगी में आकर अपनी जगह बनाना और फिर अचानक पीछे हट जाना। वहीं शिवांश की बात सुनने के बाद सिया ने रियांश की तरफ देखा, जो अब भी उसी दिशा में देख रहा था जहाँ से आध्या, आदित्य और बाकी लोग गए थे। रियांश अब भी उसी दिशा में देख रहा था। आध्या को अचानक इस तरह देखकर उसे हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। जो लड़की हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी, आज उसका चेहरा अजीब तरीके से शांत था। कुछ देर पहले वाली आध्या और अभी की आध्या में जैसे जमीन आसमान का फर्क था। रियांश इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। तभी सिया ने उसका ध्यान भटकाते हुए कहा, भाई, आप शिवांश को देखिए, वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। यह सुनकर रियांश ने आध्या के ख्यालों को अपने दिमाग से हटाया और शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? इतना भी कुछ नहीं हुआ था कि तुम उसे इतना सब सुना दो। इस पर शिवांश ने खुद को शांत करते हुए नॉर्मल तरीके से जवाब देने की कोशिश की, पता नहीं, तुम जानते हो ना, आध्या किस तरीके से हर छोटी बात का बतंगड़ बना देती है। तो मुझे लगा कि वो भी शायद सिया और मेरे साथ होने की वजह से ही ऐसा कर रही हो। और सच बताऊं तो मेरा घूमने का पूरा मूड खराब हो गया। इस पर रियांश ने समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर उसका मूड खराब हो गया तो हम फिर कभी घूमने आ जाएंगे। वैसे भी अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तो अब सब भूलकर आराम से घूमते हैं। क्यों सूरज? सही कहा ना मैंने? यह सुनकर सूरज, जो अभी भी थोड़ा परेशान लग रहा था, जल्दी से बोला, जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, वैसे भी हम तो आप सबको घुमाने के लिए ही आए हैं। यह कहकर उसने एक बार फिर उस दिशा की तरफ देखा जिधर से आध्या और बाकी लोग गए थे। उसके चेहरे पर अब भी हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और रूहानी आध्या के साथ महल की तरफ वापस निकल गए, मगर पूरे रास्ते आदित्य की नजर बार बार शीशे में दिख रही आध्या पर जा रही थी, जो खामोशी से बाहर की तरफ देख रही थी। वह इस वक्त भी बेहद शांत थी। गाड़ी में बैठने के बाद से उसने एक शब्द तक नहीं कहा था और यही बात सबसे ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि आध्या कभी इतनी चुप रहने वालों में से नहीं थी। मगर अभी आदित्य ने उससे कुछ नहीं पूछा। शायद उसे लगा कि आध्या की तबीयत सच में ठीक नहीं है। वे लोग हवेली की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी आदित्य ने कुछ सोचकर अपना फोन निकाला और उसमें मैप ऑन कर लिया। दरअसल वे लोग यहाँ ज्यादा आते नहीं थे, इसलिए उन्हें यहाँ के रास्तों का उतना आइडिया नहीं था। अब तक सूरज ही उन्हें रास्ता दिखा रहा था, मगर इस वक्त वह उनके साथ नहीं था। उन्हें रास्ते का कोई खास आइडिया नहीं था। आदित्य ने मैप में लोकेशन डालने की कोशिश की, मगर वहाँ नेटवर्क ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। ऊपर से वे लोग काफी आगे भी निकल चुके थे। वहीं आदित्य को परेशान देखकर सानिध्य ने कहा, भाई, ऐसा कीजिए, आप इस तरफ से ले लीजिए, मेरे ख्याल से हम इसी रास्ते से आए थे, एक बार ट्राई कर लीजिए। यह सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, पक्का हम इसी तरफ से आए थे? इस पर सानिध्य ने सिर खुजाते हुए कहा, आई थिंक। शायद किसी को भी रास्ते का सही अंदाजा ना होने की वजह से वे लोग उसी दिशा में बढ़ गए।
चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे, घाटियां और हरियाली ही दिखाई दे रही थी। वहीं आध्या अब भी जीप में बैठी हुई खामोशी से आसपास देख रही थी। तभी उसकी नजर काफी दूर मौजूद एक महल की तरफ गई, जिसकी बस हल्की सी झलक ही उसे दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही उसने अपनी नजरें उसी दिशा में टिकाई और फिर जैसे किसी ख्याल में खोते हुए अनजाने में ही आदित्य से पूछा, कौन सा महल है? आदित्य जीप ड्राइव कर रहा था, जबकि आध्या उसके बगल में बैठी खुद में खोई हुई थी। आदित्य चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी सानिध्य ने इधर उधर देखते हुए कहा, भाई, ये एरिया थोड़ा अलग नहीं लग रहा है? इस पर आदित्य ने कहा, हाँ शायद, क्योंकि हम लोगों को रास्ते का पूरी तरह आइडिया नहीं है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। देखते हैं, आगे कोई मिला तो उससे रास्ता पूछ लेंगे। यह सुनकर सानिध्य ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। वे लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तभी खामोशी से बैठी आध्या की नजर दूर हल्की झलक देते एक महल पर पड़ी। वह काफी दूर होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी उसकी झलक किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी। उसे देखते ही आध्या की नजरें उसी पर टिक गईं। जीप धीरे धीरे उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी आध्या ने ना जाने क्या सोचकर अचानक आदित्य से कहा, भाई, गाड़ी रोकिए। यह सुनकर आदित्य ने तुरंत जीप रोक दी और पलटकर आध्या की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा? यह सुनते ही जैसे आध्या अपने ख्यालों से बाहर आई, उसने आदित्य की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। वहीं बाकी सबकी नजरें भी उसी पर टिकी हुई थीं। सभी यही सोच रहे थे कि आखिर आध्या ने अचानक गाड़ी क्यों रुकवाई। यह सुनकर आध्या ने उस महल की तरफ इशारा करते हुए उनसे पूछा, भाई, ये कौन सा महल है? उसकी बात सुनते ही आदित्य और बाकी सबकी नजर भी उस महल की तरफ चली गई। बाहर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था, जिससे अंदर का महल आराम से देखा जा सकता था। महल पुराना जरूर था, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अपने समय में वह बेहद खूबसूरत रहा हो। दिखने में वह गोल्डन और व्हाइट रंग के कॉम्बिनेशन में बना हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि वह उतना टूटा फूटा या खंडहर जैसा नहीं लग रहा था, जैसा अक्सर सदियों पुराने महल दिखाई देते हैं। बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ साल पहले ही उसकी मरम्मत या रेनोवेशन करवाया गया हो और फिर उसे उसी हालत में छोड़ दिया गया हो। उसी तरफ देखते हुए आदित्य ने कहा, पता नहीं बच्चा, मगर देखने में तो यह काफी खूबसूरत लग रहा है। तभी सानिध्य ने उत्साह से कहा, डॉल, शायद ये स्वर्ण महल है। वो देखो, वहाँ पत्थर पर उकेरा हुआ है। वहीं बाकी सभी की नजरें भी उस नाम पर चली गईं, जो एक गोल पत्थर पर लिखा हुआ था। तभी सानिध्य ने आगे कहा, अगर अब तुम्हें थोड़ा ठीक लग रहा हो तो हम अंदर चलकर देख सकते हैं। फिर शादी के चक्कर में वैसे भी हमें यहाँ आने का टाइम नहीं मिलेगा। यह सुनकर रूहानी ने सानिध्य को हल्का सा डांटते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो सानिध्य? आध्या की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसे घर लेकर चलते हैं, फिर कभी घूम लेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है घूमने की? यह सुनकर सानिध्य का मुंह बन गया। वहीं आध्या सबकी बातें सुन रही थी, मगर उसकी नजर अब भी उस महल पर ही टिकी हुई थी। उसने कुछ पल सोचने के बाद गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर उतरते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, तो ठीक है, फिर देख लेते हैं। वैसे भी हम घूमने ही तो आए हैं और मेरी वजह से आप सबका मूड पहले ही खराब हो गया। यह सुनकर आदित्य ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, आप खाना खाइए और ज्यादा मत सोचिए। चलो, अगर आपको घूमना है तो हम चलते हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप सिर्फ हमारे लिए कर रही हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आध्या ने हल्की मुस्कान बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अगर मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं खुद ही कह देती। सच कहूँ तो मेरा भी मन है इसे देखने का। उसकी बात सुनकर सब लोग उस महल की तरफ बढ़ गए। उस बड़े से लोहे के दरवाजे पर कोई ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था। यह देखकर उन लोगों को थोड़ा अजीब लगा। सानिध्य और आदित्य आगे बढ़े और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, मगर जैसे वह दरवाजा जाम हो चुका था, वह खुल ही नहीं रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश की, मगर दरवाजा अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। तब आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है
ये अब नहीं खुलेगा, शायद पूरी तरह जाम हो चुका है। ये सुनकर आद्या ने कहा, पर एक बार और ट्राई कीजिए ना भाई, शायद खुल जाए। इस पर सानिध्य ने उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें ना हमेशा ऑर्डर देना ही अच्छा लगता है, इतना ही लग रहा है तो खुद आकर खोल कर देख लो। हम सच कह रहे हैं, यह गेट पूरी तरह जाम है, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा, हिल तक नहीं रहा। यह सुनकर आध्या ने उससे घूर कर दिखा। उसका यह भाई कभी कभी बहुत प्यार से बात करता था तो कभी इतना चिढ़ाने लगता था कि उसे खुद समझ नहीं आता था क्या जवाब दे। उसने फिर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, एक बार और ट्राई कर लीजिए, अगर फिर भी नहीं खुला तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। यह कहकर वे दोनों फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। वहीं आद्या और रूहानी खड़े होकर देख रहे थे कि सच में वह गेट जरा भी नहीं खुल रहा था। आद्या ने गौर से उस दरवाजे को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ जाम नहीं था बल्कि किसी और वजह से बंद था। कुछ सोचकर उसने दोनों से कहा, ऐसा कीजिए, आप लोग हटिए, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, शायद खुल जाए। यह कहकर वह आगे बढ़ी। चलते चलते उसने चुपके से अपने हाथों में बहुत हल्की सी शक्ति इकट्ठा कर ली, इतनी कम कि वहां मौजूद किसी को भी उसकी पावर का एहसास ना हो। इतना करने के बाद वह धीरे धीरे उस गेट के सामने जाकर खड़ी हो गई और गेट के पास आकर जैसे ही आद्या ने उस पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने हल्के से गेट को छुआ ही था कि तभी पूरा गेट धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। यह देखकर सानिध्य हैरानी से बोला, अरे ये क्या, अभी तो ये पूरा जाम हुआ था ना भाई, अचानक से ये कैसे खुलने लगा? फिर उसने आद्या की तरफ देखकर कहा, टॉल, क्या तुमने इसे खोला? मगर कैसे? अभी हम लोग इतनी देर से ट्राई कर रहे थे, तब तो यह बिल्कुल नहीं खुल रहा था। वहीं आद्या खुद भी थोड़ी शॉक में थी। उसे मालूम था कि उसकी शक्तियां किस तरह काम करती हैं, मगर इतनी जल्दी सिर्फ हल्की सी पावर से इस बड़े गेट का खुल जाना मुमकिन नहीं था। उसमें भी कुछ वक्त लगता, मगर उस पल आद्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने गेट को छूकर अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए ही थी कि उससे पहले किसी और ने यह दरवाजा खोल दिया हो। यह एहसास इतना अजीब था कि कुछ पल के लिए वह खुद सोच में पड़ गई। तभी रूहानी ने माहौल हल्का करते हुए कहा, चलो, जैसे भी हुआ हो, कम से कम गेट तो खुल गया, अब अंदर चलते हैं। इस पर सानिध्य ने भी कहा, हाँ बिल्कुल, चलो। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। वहीं आद्या ने उस एहसास को अपना भ्रम समझकर फिलहाल नजरअंदाज कर दिया और बाकी सबके साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। जितना ज्यादा वह महल आद्या को खूबसूरत लग रहा था, उतना ही अजीब भी। न जाने क्यों उस जगह में कदम रखते ही उसे एक अनजानी सी वाइब महसूस हो रही थी, जैसे यह महल सिर्फ एक खाली इमारत नहीं बल्कि अपने अंदर कोई गहरा रहस्य छुपाए बैठा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी नजरें हर कदम पर खुद ब खुद इधर उधर घूम रही थीं। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे राजमहल में सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त हुआ था, जब उसे लगा था कि कोई गहरी नजर लगातार उसे देख रही है। वही एहसास इस वक्त फिर से उसके अंदर जाग उठा था। साथ ही उस नील घाट के पास वो साया, हाँ वो साया, यह सोचते हुए अचानक आद्या के कदम रुक गए। उसका दिल बेहद तेजी से धड़कने लगा। घबराहट में उसके हाथ तक हल्के हल्के कांपने लगे। उसने सामने देखा जहाँ बाकी सब लोग महल के अंदर जाने वाले बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं सानिध्य महल के सामने खड़ा होकर अपनी तस्वीरें ले रहा था। उसके साथ रूहानी और आदित्य भी महल की फोटो खींच रहे थे। तभी आद्या ने अचानक घबराई हुई आवाज में कहा, भाई हमें चलना चाहिए। उसकी आवाज में हल्की हड़बड़ाहट थी जिसे उसने छुपाने की पूरी कोशिश की। वहीं अचानक फिर से आद्या को वापस चलने की बात करते देख सानिध्य ने आंखें घुमाते हुए कहा, अभी तो तुमने खुद कहा था कि हम यहाँ घूम सकते हैं और अब अचानक से। उसकी बात बीच में काटते हुए आद्या ने जल्दी से कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस चाहती थी कि आप लोग मेरी वजह से थोड़ा एंजॉय कर लो, मगर अब मुझे सच में ठीक नहीं लग रहा। हम फिर कभी आ जाएंगे ना। वैसे भी शादी के बाद तुरंत तो हम लोग जाने नहीं वाले, जैसे ही वक्त मिलेगा फिर आ जाएंगे। लेकिन प्लीज अभी चलते हैं।
यह कहते वक्त उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी, जैसे वह सिर्फ वहां से जाना नहीं चाहती थी, बल्कि किसी अनदेखी चीज से दूर भागना चाहती हो। यह सुनकर आदित्य ने गंभीर होते हुए कहा, बच्चा, हम चलते हैं, परेशान मत हो। कहते हुए उसने आद्या का हाथ पकड़ा और उसे बाहर जीप में बैठाया। वहीं बाकी सब भी उनके पीछे आते हुए जीप में बैठ गए और वे लोग वहां से निकल गए। वहीं आद्या उस महल को पीछे छूटते हुए देख रही थी। न जाने क्यों उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, और यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा उससे कुछ वक्त पहले उस साई के पास महसूस हुआ था। यह सोचते हुए आद्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में उनकी जीप वहां से आगे निकल गई। वहीं उनके जाते ही महल के बाहर का लोहे का बड़ा गेट अपने आप ही धीरे धीरे वापस बंद हो गया। आदित्य ने रास्ते में किसी से अजमेर जाने का रास्ता पूछा, जिसके बाद वे लोग आगे की तरफ बढ़ गए। महल पहुंचने के बाद आद्या जीप से उतरी और बिना कुछ कहे अंदर अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं हॉल में बैठे हर्षराज जी और राजेंद्र जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने जब सबको इतनी जल्दी वापस आते देखा तो हैरानी से पूछा, अरे, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो कुछ ही वक्त हुआ था। यह सुनकर आदित्य ने कहा, बस बच्चा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वापस आ गए। यह सुनकर राजेंद्र जी तुरंत परेशान होते हुए आद्या के पास आए और बोले, प्रिंसेस, क्या हुआ आपको? डॉक्टर को कॉल करो, जल्दी बुलाओ। इस पर आद्या ने राजेंद्र जी को शांत करते हुए कहा, नहीं दादू, इसकी जरूरत नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। मैं थोड़ा सो जाऊंगी तो ठीक लगने लगेगा। वैसे भी मेरी वजह से सबका दिन खराब हो गया। यह सुनकर सानिध्य ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमने हमारा दिन खराब किया। इनफैक्ट अगर तुम हमारे साथ नहीं होती ना, तो पक्का हमारा दिन खराब होता। अभी नहीं तो फिर कभी घूम लेंगे, और ये घूमना फिरना तुमसे बढ़कर नहीं है, डॉल। यह सुनकर आद्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ओके ठीक है, अब मैं ऊपर जा रही हूँ। कहकर वह वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आते ही उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसी से टिक कर खड़ी हो गई। उसकी सांसें, जिन्हें वह अब तक किसी तरह कंट्रोल कर रही थी, एकदम से तेज हो गईं। वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी आंखों में हल्का डर और घबराहट उतर आई थी। उसने कांपते हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए डर कर कहा, ये हो क्या रहा है? मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब तो नहीं होना था। ये बहुत अलग है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हुए उसने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। उसे फिर वही पल याद आने लगे जब वह उस महल में थी, जब उस साई ने उसके माथे को चूमा था। उस एहसास को याद करते ही वह एक पल के लिए फिर घबरा गई। तभी उसे याद आया कि जब वह वहां खड़ी थी तब उसने आदित्य, रूहानी और बाकी सबके पास अजीब अजीब सायों को देखा था। वे धीरे धीरे उन सब की तरफ बढ़ रहे थे। वे पहले वाले सायों से बिल्कुल अलग थे। यह देखकर आद्या डर गई थी। उसका मन हुआ कि वह सबको तुरंत वहां से जाने के लिए कह दे, मगर वह उन्हें यह नहीं बता सकती थी कि वहां क्या था, क्योंकि वे लोग उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे थे। वे सब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि आद्या को ऐसा लग रहा था जैसे वे साए केवल उन लोगों की तरफ ही नहीं, बल्कि उसकी तरफ भी बढ़ रहे थे। उस एहसास ने आद्या को एक पल के लिए बुरी तरह डरा दिया। उसके चेहरे पर पसीना उतर आया था और आंखों में साफ खौफ दिखाई दे रहा था। उसने झटके से अपनी आंखें खोल लीं। सब कुछ उसकी सोच से बिल्कुल परे हो रहा था। ऐसा कुछ तो उसने अपनी नॉवेल में भी नहीं लिखा था। उसकी नॉवेल डार्क जरूर थी, मगर मैजिकल नहीं। उसमें जादू, रहस्यमय शक्तियां या ऐसे साए जैसी कोई चीज नहीं थी। वह तो बस एक सिंपल डार्क नॉवेल थी। मगर अब आद्या को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नॉवेल में है ही नहीं। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसके बारे में वह खुद भी नहीं जानती थी, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ महल के एक अंधेरे कमरे में खड़ा एक साया खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार
तुम वापस आ ही गई और अगले ही पल पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। अगले दिन राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में सूना सूना लम्हा लम्हा, मेरी राहें तन्हा तन्हा, आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता, मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। यह धुन इस वक्त एक ढाबे पर बज रही थी। आसपास सभी लोग खाना खाकर अपने अपने में व्यस्त थे और माहौल को एंजॉय कर रहे थे। तभी ढाबे वाले ने अपने एक साथी से कहा, अरे भाई, उस टेबल पर उन्हें सब्जी चपाती दे आ, कब से बैठे हैं बेचारे, इतना इंतजार करवा रहा है। इस पर उस लड़के ने कहा, जी अभी जाता हूँ। कहकर वह खाना लेकर वहां एक टेबल पर बैठे आदमी के पास गया और उसके सामने प्लेट रखते हुए बोला, लो साहब आपका खाना। इस पर उस शख्स ने प्लेट की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो यहाँ कहीं वल्लभ सिंह की हवेली कहाँ है? ये सुनकर वह लड़का कुछ सोचते हुए बोला, अरे साहब, वल्लभ सिंह की हवेली तो यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है, क्या आपको वहाँ जाना है? कहते हुए उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसकी उम्र यही कोई 22 से 25 साल के आसपास लग रही थी। उसकी बात सुनकर वह शख्स बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, कुछ जरूरी काम है उनसे। कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी चमक उभर आई। वहीं वह लड़का भी सिर हिलाकर वहां से चला गया। गाना अब भी उस जगह पर बज रहा था और उस गाने के बोल सुनकर उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान के साथ उसने धीमी आवाज में कहा, बेपनाह प्यार जरूरी नहीं कि दो तरफा हो, कभी कभी एक तरफा प्यार भी मुकम्मल होता है और कभी कभी वह एक तरफा होकर भी सिर्फ उसी का होता है। वहीं राजमहल में इस वक्त आध्या अपने कमरे में बैठी हुई डांट खा रही थी। फोन स्पीकर पर रखा हुआ था और दूसरी तरफ श्रुति उसे लगातार डांट रही थी। उसने गुस्से में कहा, ये घर का क्या हाल बनाकर गई हो तुम, पूरा जंगल बना रखा है, कम से कम सामान तो उठा देती, कोई भी काम तुम्हारे भरोसे छोड़ दो, बस बर्बादी करती हो। उसकी डांट सुनकर आध्या ने अपने कान में उंगली डाल ली। इस वक्त उसका सुबह सुबह डांट सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि पिछले 1 घंटे से श्रुति लगातार उसे सुनाई जा रही थी। तभी श्रुति ने फिर कहा, और तुमने अपना असाइनमेंट भी अब तक सबमिट नहीं किया, क्या मैं तुम्हारी नौकर लग रही हूँ जो जाकर सबमिट करूँ? यह सुनकर आध्या ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, अरे यार, तू तो जानती है ना, उस दिन मैं पक्का कॉलेज गई थी असाइनमेंट सबमिट करने, लेकिन सर ही कॉलेज नहीं आए, फिर उसके बाद मैं भूल गई। इस पर श्रुति ने गुस्से से आध्या को कहा, हाँ, और उसके बाद तुम सीधे पिकनिक मनाने निकल गई। सही है। यह सुनकर आध्या ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम मुझे ताने दे रही हो? इस पर श्रुति ने हल्के गुस्से और नकली हंसी के साथ कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ताना नहीं दे रही, बल्कि तुझे पूरा का पूरा ताना मार रही हूँ, साथ में तेरी बेइज्जती भी कर रही हूँ, क्योंकि तूने मेरा पूरा मूड खराब कर रखा है। अभी मैं थक के आई हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जंगल में आ गई हूँ, बिल्कुल जुमानजी वाली फीलिंग आ रही है। यह सुनकर आध्या ने कंफ्यूजन से कहा, जुमानजी? यह कौन सी बला का नाम है? इस पर श्रुति ने उसे गुस्से में समझाते हुए कहा, अरे, उसमें लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर किसी और के कैरेक्टर में रहकर उसका काम करते हैं। सेम मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इस जंगल में हूँ और तेरा कैरेक्टर लेकर अब तेरे अधूरे काम पूरे करूंगी। दोस्त कम, मुसीबत ज्यादा है तू। ये सुनकर आध्या 32 दांत चमकाते हुए बोली, थैंक यू तारीफ के लिए, मुझे पता नहीं था कि मैं तेरे लिए इतनी खास हूँ। श्रुति ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तू बहुत खास मुसीबत है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी, जिसका मैं कुछ कर भी नहीं सकती। इस पर आध्या ने हंसते हुए कहा, अच्छा, यह सब छोड़, ये बता तू यहाँ कब आ रही है? जानती है ना, भाई की शादी है और मुझे जीने के लिए यहाँ कोई फ्री नहीं है। सच बताऊं तो यहाँ भाई और दादू के अलावा किसी से बात करने का मेरा खास मूड नहीं होता, तो तू आ जाना। श्रुति ने कहा, ऑफ कोर्स यार, मैं आ जाऊंगी, बस शादी के फंक्शन वगैरह शुरू हो जाएं,
उसके बाद फुर्सत से आ जाऊंगी। और अब तो जो तू यहाँ से भागते हुए गई है उसे भी तो समेटना है। सो अपना ध्यान रख। इस पर आध्या ने उबासी लेते हुए कहा। अच्छा ठीक है। कुछ देर और बातें करने के बाद दोनों ने कॉल रख दिया। उसके बाद आराम से फ्रेश होकर बाहर आई। उसने एक ब्लैक टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहने जो उसके घुटनों से हल्का ऊपर तक आ रहे थे। उसे पहनकर अपने बालों को एक चूड़े में बांध वह वहां से नीचे की तरफ बढ़ गई। वैसे भी इस वक्त उसका कहीं जाने का कोई प्लान नहीं था, इसलिए उसने बस सिंपल से कपड़े पहन लिए थे। आध्या अपना फोन चलाते हुए गलियारे से होकर जा रही थी। उसका पूरा ध्यान इस वक्त अपने फोन में था कि तभी किसी ने अचानक उसकी कमर पकड़कर उसे खींचते हुए दीवार से लगा दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आध्या को एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसका फोन भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे थाम लिया। आध्या ने तुरंत अपनी नजरें उठाकर गुस्से से सामने खड़े शख्स की तरफ देखा, मगर उसे देखते ही जैसे उसका गुस्सा एक अजीब सी घबराहट में बदल गया। इस वक्त उसके सामने अद्विकाल खड़ा था। उसे देखकर आध्या को एक पल के लिए लगा जैसे वह कोई भ्रम देख रही हो, मगर तभी उसे अपनी और अद्विकाल की पोजीशन का एहसास हुआ। उसकी हरकत समझते ही उसकी घबराहट गायब हो गई और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। उसने अद्विकाल के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या हरकत है मिस्टर रावत? इस तरीके से कौन करता है? मारने का इरादा है क्या? इस पर अद्विकाल ने उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए धीमी आवाज में कहा, क्यों मिस श्रीवास्तव, दैट्स रॉन्ग। आपको यह पसंद नहीं आया? अब मैं आपको बाकी सब की तरह ट्रीट तो कर नहीं सकता। आफ्टर ऑल आप मेरी गर्लफ्रेंड जो है। उसकी बात को बीच में काटते हुए आध्या ने हल्के गुस्से के साथ कहा, फेक गर्लफ्रेंड मिस्टर रावत, आप हर बार बात अधूरी क्यों छोड़ देते हैं? और हमने डिसाइड किया था, यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था कि जब हम साथ होंगे और आसपास कोई नहीं होगा तब हम अजनबियों की तरह रहेंगे। तो इस तरीके से कौन ग्रीट या विश करता है? उसकी बात सुनकर अद्विकाल के होठों पर हल्की टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने उसी तरह आध्या की कमर थामे हुए कहा, फेक ही सही मिस श्रीवास्तव, पर गर्लफ्रेंड तो आप मेरी है ना, और थोड़ा प्रैक्टिस करना तो बनता है। आखिर सबके सामने ड्रामा करना है तो उसमें थोड़ी सच्चाई भी दिखनी चाहिए। फिर वह थोड़ा झुकते हुए धीमे स्वर में बोला, वैसे माय डियर फेक गर्लफ्रेंड, क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि जब आपका बॉयफ्रेंड आसपास ना हो तो कम से कम उसे कॉल करके उसका हाल चाल पूछ लिया जाता है। यह जानने की कोशिश की जाती है कि वह कहाँ है, क्यों नहीं आया, क्या रीजन है। लेकिन आपने तो एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम कहाँ हैं। यह सुनकर आध्या ने चिढ़ते हुए कहा, अब आप ऐसा मत दिखाइए जैसे हम सच में किसी रिलेशनशिप में हैं। यह सब सिर्फ एक डील है, ओके? तो अब इस तरीके से बिहेव करना बंद कीजिए और मुझे छोड़िए। कोई देख लेगा तो गलत समझेगा और मुझे इस वक्त कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। पहले ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से आप और मत कीजिए ये सब। कहते हुए आध्या ने अद्विकाल को पीछे की तरफ धक्का दिया। ये देखकर अद्विकाल की पकड़ उसकी कमर पर और कस गई। अचानक हुई इस हरकत से आध्या को अपनी कमर में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत अद्विकाल की तरफ देखकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनते ही अद्विकाल ने अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया, मगर अपने दोनों हाथ दीवार के इर्द गिर्द रखते हुए वह उसे घेर कर खड़ा रहा। फिर धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, मिस श्रीवास्तव, मेरी इस बात की आदत अब आपको डाल लेनी चाहिए। फेक ही सही, मगर हर बार आपके दर्द पर अपना हाथ पीछे तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। कहते हुए अद्विकाल ने अपने कदम पीछे ली और वहां से चला गया। वहीं आध्या उसे जाते हुए देखती रही। उसे अद्विकाल का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। हल्के गुस्से से उसे जाते हुए देखते हुए वह बुदबुदाई, भला ऐसे कौन करता है? अभी मैं इसकी फेक गर्लफ्रेंड क्या बन गई? जब चाहे तब पकड़ लेते हैं। पहले कम से कम दूर भगाने का एक रीजन तो मेरे पास था, मगर अब अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो ना जाने यह मॉन्स्टर मेरा क्या करेगा।
हे भगवान, कहाँ फंसा दिया। कुछ सोचते हुए आध्या ने फिर कहा, लेकिन एक मिनट, ये मॉन्स्टर यहाँ आया कब? और आया तो फिर दिखा क्यों नहीं? फिर खुद ही बात को झटकते हुए बोली, छोड़ो, शायद रात के वक्त आया होगा। बस मुझे इससे थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। कहकर आध्या सीढ़ियों से होती हुई नीचे आई तो उसकी नजर सोफे पर बैठे सभी लोगों पर पड़ी, जो इस वक्त एक साथ बैठकर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। आध्या नीचे आई और वहां मौजूद सभी लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया। उसके बाद वह सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। वह थोड़ी लेट हो गई थी। बाकी सभी लोग नाश्ता कर चुके थे। वहां बैठते ही आध्या ने अपने लिए नाश्ता मंगवाया। खाना आते ही उसने उसमें से दाल बाटी और छोले चावल लिए और जल्दी जल्दी खाने लगी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तभी उसके बगल में आकर सानिध्य बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, आराम से खाना, भाग नहीं रहा है। यह सुनकर आध्या ने एक बार नजर उठाकर सानिध्य की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया, जैसे पूछ रही हो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह देखकर सानिध्य मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कंपनी देने आया हूँ। अकेले बैठकर खाना खा रही थी तो सोचा तुम्हारे पास बैठ जाऊं। इस पर आध्या ने अपना फोन उठाते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मेरी खुद की कंपनी है। कहकर वह वापस खाना खाने लगी। तभी सानिध्य ने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा बेटर? कल के मुकाबले ठीक हो ना? यह सुनकर आत्या ने एक बार उसकी तरफ देखा और कहा, अब पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। ओह, तो फिर आज का क्या प्लान है? सानिध्य ने उत्साहित होकर पूछा। उसकी बात सुनकर आध्या ने तुरंत नजर उठाकर उसे देखा और कहा, क्या मतलब? आपका आज भी कुछ करने का प्लान है क्या? इस पर सानिध्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, हम लोग यहाँ पर पूरा टाइम बोर हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि हम सब कोई गेम वगैरह खेलते हैं। वैसे भी सभी लोग मौजूद हैं। इस पर आध्या ने कहा, और अपने इस आइडिया के बारे में बाकी सबसे पूछ लिया है? जिस पर सानिध्य ने तुरंत कहा, तुम पहले हो इसलिए सबसे पहले तुमसे पूछा है। अगर तुम साथ दोगी तो आदित्य भाई और बाकी सब भी मान जाएंगे। वैसे भी यह महल इतना बड़ा है, बाहर तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, तो यही महल के किसी हिस्से में खेल सकते हैं। अभी तक हमने यहाँ की सारी जगहें भी तो ठीक से नहीं देखी हैं। बोलो, क्या कहते हो? तभी पीछे से सिया की आवाज आई, वैसे ये आइडिया अच्छा है भाई, हम लोग ऐसा करते हैं, महल के ईस्ट एरिया की तरफ चलते हैं। वह जगह काफी ज्यादा हरी भरी है और कुछ हद तक जंगल जैसी फील भी देती है। वहां हम लोग कोई भी गेम खेल सकते हैं। कहते हुए सिया आकर वहीं एक चेयर पर बैठ गई। उसे आता देखकर सानिध्य ने उत्साहित होकर आध्या की तरफ देखा और कहा, तो डॉल, तुम क्या सोचती हो? इस पर आध्या ने कुछ पल सोचकर कहा, ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। वैसे आध्या का मन इन सब में बिल्कुल नहीं था, मगर कल उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वजह से सबका दिन खराब हो गया हो। इसलिए वह अब किसी का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। सानिध्य भी उससे इतने प्यार से कह रहा था। वह जानती थी कि उसका भाई यह सब सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी कर रहा है। इसी वजह से उसने ज्यादा बहस किए बिना हाँ कर दी। यह सुनकर सानिध्य ने सिया से कहा, ऐसा करो, तुम सभी को बुला लो, हम लोग उधर वाली साइड बैठेंगे, गेम भी खेलेंगे और साथ में घूमना भी हो जाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग उस तरफ मौजूद थे। वहीं आत्या आसपास देख रही थी। वह सच में इस महल के इस हिस्से में पहली बार आई थी। जब से वह यहाँ आई थी, उसने बस अपने कमरे के आसपास का हिस्सा ही थोड़ा बहुत देखा था, मगर यह जगह, जैसा सिया ने कहा था, बिल्कुल जंगल जैसी वाइब दे रही थी। बड़े बड़े घने पेड़ पौधे जो काफी ज्यादा पुराने लग रहे थे। साथ ही आसपास कई तरह के फूल लगे हुए थे, जिनमें से कुछ के नाम तक आध्या नहीं जानती थी। तभी सानिध्य ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो बोलो, क्या खेले, अंताक्षरी या फिर ट्रुथ एंड डेयर? ये सुनकर रियांश ने कहा, आई थिंक हमें ट्रुथ एंड डेयर खेलना चाहिए, कैसा रहेगा? इस पर शिवांश ने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा, हम यही खेलते हैं। कहते हुए उसने सबकी तरफ देखा। उसकी नजर
एक पल के लिए आध्या पर भी ठहरी, मगर अगले ही पल उसने नजरें फेर लीं। फिर आदित्य की तरफ देखकर बोला, और रूहानी कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? इस पर आदित्य ने कहा, वह बस आ रही है, तब तक टेबल वगैरह सारी तैयारी करो। यह सुनकर सभी वहां तैयारी करने लगे। तभी रूहानी वहां आई। उसे आते देखकर शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर अगले ही पल उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने रूहानी के साथ मौजूद अद्विकाल को देखा। वहीं बाकी सबकी नजर भी उन दोनों पर गई। अद्विकाल को वहां आया देखकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गए अद्विकाल? हमें तो लगा था आपको आने में वक्त लगेगा। इस पर अद्विकाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, काम जल्दी कंप्लीट हो गया तो सोचा यहाँ आ जाता हूँ। वैसे भी अगर मैं ज्यादा लेट हो जाता तो हमारी गुड़िया शिकायत करते करते हमें इस महल में घुसने ही नहीं देती। उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रूहानी की तरफ देखा, जिसने मुंह बना लिया था। अद्विकाल की बात सुनकर वह बोली, आप मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा गुस्सा थोड़ी होती हूँ, बस थोड़ा बहुत होती हूँ, और उसके लिए आप मेरी शिकायत नहीं कर सकते। यह सुनकर अद्विकाल के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने उसी तरह सहज भाव से कहा, तो हमने आपकी शिकायत कर दी? यह सुनकर आदित्य हंस पड़ा। वहीं रूहानी ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। अद्विकाल ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मजाक कर रहे थे गुड़िया। यह सुनकर रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बुरे हैं आप। फिर उसने उत्साहित होकर कहा, चलो अब गेम खेलते हैं, मजा आएगा। इस पर सभी लोगों ने हामी भर दी। वहीं अद्विकाल की नजर एक पल के लिए आध्या पर जाकर ठहर गई। आध्या इस वक्त मुंह फुलाकर उसी की तरफ देख रही थी। अद्विकाल की नजर खुद पर पड़ते ही उसने तुरंत अपनी नजर फेर ली और मन ही मन कहा, उफ, मॉन्स्टर, पता नहीं मुझे ही अपनी डरावनी नजरों से क्यों देखता है। मुझे इग्नोर ही क्या करे ना, जैसे बाकी सबको करता है। न जाने मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। मन ही मन सोचते हुए आध्या उसे घूर रही थी। वहीं अद्विकाल की नजर उसके चेहरे के आते जाते भावों पर थी। वह देख रहा था कि किस तरीके से वह मन ही मन उससे चिढ़ रही है। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, जिसे उसने बखूबी छिपा लिया। फिर उसने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर आप लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं? यह सुनकर रूहानी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए खुशी से कहा, तो भाई आप भी हम लोगों को ज्वाइन करेंगे? इस पर अद्विकाल ने उसकी नाक पर हल्की टपली मारते हुए कहा, क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर सानिध्य ने अद्विकाल को जवाब देते हुए कहा, हम लोग ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे हैं। इतना सुनते ही सभी लोग वहां एक राउंड में बैठ गए। अद्विकाल के पास रूहानी और रूहानी के बगल में आदित्य बैठे थे। आदित्य के बगल में आद्या और फिर सानिध्य बैठा। वहीं अद्विकाल के दूसरी तरफ रियांश, शिवांश और सिया बैठे हुए थे। इन सब के बीच आद्या अनजाने में ही अद्विकाल के ठीक सामने बैठी थी। इसी के साथ सानिध्य ने बोतल घुमाई और गेम शुरू हुआ। ज्वालपुर सिंह हवेली के बाहर एक शख्स खड़ा था, जिसने इस वक्त ब्लैक टी शर्ट के साथ फॉर्मल पैंट और ऊपर से एक ओवरकोट पहन रखा था। उसके हाथों में कई सारी अंगूठियां थीं और साथ में एक अजीब सा कड़ा भी, जिस पर यूनिक तरह के निशान बने हुए थे। उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस शख्स के चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था, मगर उसके बावजूद भी वह बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी काफी दमदार थी, लेकिन जितना खूबसूरत वह दिख रहा था, उसका ऑरा उतना ही खतरनाक वाइब दे रहा था। हवेली के बाहर 3-4 पहलवान जैसे आदमी पहरा दे रहे थे। यह देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई, जो उसके चेहरे पर लगे मास्क की वजह से छुप गई। उसने अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ाए। वहीं जब पहरेदारों ने एक अनजान शख्स को हवेली की तरफ आते हुए देखा, तो उनमें से एक ने उसे रोकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी से मिलना है? यह सुनकर उसने हल्का सा अपना सिर टेढ़ा किया और उस पहरेदार की तरफ देखकर कहा, वल्लभ सिंह से। वहीं यह नाम सुनते ही उस पहरेदार ने दूसरे पहरेदार को इशारा किया। इस पर दूसरे ने उससे पूछा, और तुम्हें मालिक से क्या काम है? यह सुनकर उसने शांत आवाज में कहा,
मुझे उनसे मिलना है। इस पर पहरेदार ने सख्त आवाज में कहा, मालिक हर किसी से नहीं मिलते। पहले यह बताओ तुम हो कौन, अपना नाम बताओ, और तुम्हें मालिक से क्या काम है। मालिक इजाजत देंगे तभी तुम उनसे मिल पाओगे। यह सुनकर उस शख्स ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्का सा हंसा और कहा, नाम। वह एक पल को रुका, फिर बेहद शांत आवाज में बोला, तुम्हारे मालिक की मौत। ये सुनते ही पहरेदार गुस्से से भर उठा। उसने तमतमाते हुए कहा, तू जानता नहीं है हम कौन हैं। शांति से यहाँ से चला जा, वरना तेरे मालिक की मौत का तो नहीं पता, लेकिन तेरी मौत जरूर हमारे हाथों होगी। यह सुनकर वह शख्स बस हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तो ठीक है, ट्राई करते हैं। उसकी बात सुनते ही पहरेदार और ज्यादा गुस्से में आ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी लाठियां उसकी तरफ घुमाई, उसी पल उस शख्स ने उनकी लाठी पकड़कर बीच से तोड़ दी। अगले ही पल उसने दूसरे पहरेदार के सीने पर जोरदार लात मारी, फिर पहले वाले का कॉलर पकड़कर उसे इतनी ताकत से पीछे फेंका कि उसका सिर सीधे हवेली के लोहे के गेट से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके सिर से खून बहने लगा। यह मंजर देखकर बाकी दो पहरेदार एक पल के लिए दहल गए, मगर अगले ही पल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाए, हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी पर हाथ उठाने की? अब तुझे बहुत बुरी मौत देंगे। कहते हुए एक पहरेदार उसे लात मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी उस शख्स ने उसके पैर की नस को ऐसे दबाया कि उसका पैर एक पल में सुन्न पड़ गया। अगले ही पल उसने उसका पैर पकड़कर जोर से मोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज के साथ ही वह पहरेदार दर्द से चीख उठा। वहीं बाहर हो रही इस हाथापाई की आवाज सुनकर हवेली के अंदर मौजूद बाकी पहरेदार भी तेजी से बाहर आ गए, और बाहर का मंजर देखकर एक पल के लिए वे लोग भी डर गए, मगर अगले ही पल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगे। वहीं वह शख्स यह देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराया और उन सबको ऐसे मारने लगा जैसे वहां कोई पहलवान या ताकतवर आदमी नहीं, बल्कि मामूली कीड़े मकोड़े हों, जिन्हें वह पल भर में अपने पैरों तले कुचल सकता था। कुछ ही देर में कोई बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा था, तो कोई हमेशा के लिए शांत हो चुका था। यह सब देखकर वह शख्स बस अजीब सी सीटी गुनगुनाता हुआ हवेली के अंदर की तरफ बढ़ गया। अजमेर राजमहल के जंगल एरिया में सभी लोग इस वक्त एक सर्कल में बैठे हुए थे। तभी सानिध्य ने बोतल को घुमाया। बोतल के घूमते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। कुछ पल बाद वह बोतल जाकर रियांश पर रुकी। उस पर रुकते ही सानिध्य ने कहा, ट्रुथ या डेयर? इस पर रियांश ने कहा, ट्रुथ। तभी सानिध्य ने रियांश को देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी किसी लड़की को डेट किया है, या फिर वन नाइट स्टैंड जैसा कुछ? यह सुनकर रियांश ने बोतल उठाकर सानिध्य को मारने का इशारा करते हुए गुस्से में कहा, ये क्या सवाल पूछ रहा है तू मुझसे? भला मैं क्यों किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करूंगा? उसके लिए तो फ्यूचर में मेरी वाइफ होगी ही। इस पर सानिध्य ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो बस पूछ रहा था, डेट वेट कुछ ऐसा किया है क्या? सीधे जवाब दे। कुछ सोचते हुए रियांश ने कहा, यस, थी तो कोई, बट अब मैं उसके साथ डेट नहीं कर रहा, पहले किया था। ये सुनते ही सिया ने रियांश की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, भाई, आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि आपने किसी को डेट भी किया है। इस पर रियांश ने नॉर्मल तरीके से कहा, इतना सीरियस नहीं था, बस थोड़े वक्त तक था, फिर खत्म हो गया, इसलिए जरूरी नहीं लगा बताना। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, सीरियसली भाई, आपने किसी को डेट किया और मुझे बताया तक नहीं? अच्छा ठीक है, अब नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को डेट करेंगे तो पक्का मुझे बताएंगे। यह कहते हुए सिया ने फोन उठाकर रियांश की तरफ देखा, जिस पर रियांश ने उसकी तरफ देखकर कहा, ओके, पक्का बताऊंगा। एक बार फिर से बोतल घुमाई गई और इस बार बोतल जाकर आदित्य पर आकर रुकी। उस पर रुकते ही जल्दी से आद्या ने कहा, सो भाई, ट्रूथ या डेयर? जिस पर आदित्य ने कहा, आई एम डेयर। यह सुनते ही आद्या के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसी स्माइल के साथ उसने आदित्य से कहा, ओके देन, आपको अभी इसी वक्त हम सबके सामने रूहानी भाभी को शादी के लिए प्रपोज करना है। यह सुनते ही रियांश और सानिध्य जोर जोर से हूटिंग करने लगे। वहीं सिया ने भी उत्साहित होकर आदित्य से कहा,
हाँ भाई, वैसे भी जब आपने भाभी को पहली बार प्रपोज किया होगा तब तो हमें पता नहीं था, लेकिन अब तो आप हमारे सामने कर ही सकते हैं ताकि हमें भी पता चले। इस पर आदित्य ने अपनी भौहों पर हल्के से उंगली फेरते हुए आद्या की तरफ देखा, जो उसे शरारती स्माइल के साथ ही देख रही थी। यह देखकर आदित्य के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने उसी मुस्कान के साथ रूहानी की तरफ देखा, जिसकी नजरें पहले से ही उस पर टिकी हुई थीं। यह देखकर आदित्य अपनी जगह से उठा। उसके उठते ही आद्या ने जोर से सीटी बजा दी। उसकी सीटी की आवाज सुनकर आदित्य ने उसे घूर कर देखा, मगर फिर हल्का मुस्कुरा दिया। इसके बाद वह रूहानी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। उसके ऐसा करते ही वहां मौजूद सभी लोग उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे। आदित्य उसे अपने पास लाकर उसका हाथ थामे हल्के से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वैसे तो मैं तुम्हें पहले ही प्रपोज कर चुका हूँ, बट एक बार मेरी बहन के लिए फिर से कर रहा हूँ। सो मिस रूहानी ओबेरॉय, जानता हूँ आप काफी ज्यादा नर्सरी हैं, बात बात पर मुझ पर गुस्सा हो जाया करती हैं और शादी के बाद आपके नखरे बहुत बढ़ने वाले हैं। जिससे आपकी शादी होगी ना, बेचारा दिन रात आपसे परेशान होगा, शायद रोने भी लगे। तो क्या आपको ऐसे किसी इंसान की जिंदगी खराब करनी चाहिए? यह कहकर आदित्य हल्का रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो आपके साथ अपनी जिंदगी खराब करना चाहता हूँ। वहीं आदित्य के इस तरीके के प्रपोजल को सुनकर रियांश, सानिध्य, आद्या और सिया के चेहरे देखने लायक थे। मतलब रोमांटिक प्रपोजल की जगह उनके भाई किस तरीके से रूहानी की बेइज्जती मार रहे थे। वहीं अडविकल भी हल्के हैरान भावों के साथ उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी आदित्य ने आगे कहा, तो क्या आप आदित्य श्रीवास्तव को अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बर्बाद करने का मौका देंगी, ताकि मैं अपने दोस्तों से कह सकूं कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और साथ ही आपको भी यह मौका दे सकूं कि आप सबसे कह सकें, मेरे भाग्य ही फूट गए जो मैंने इससे शादी की। आदित्य की आखिरी लाइन सुनते ही रूहानी अपने होठों पर हाथ रखकर हंसी कंट्रोल करने लगी, मगर अगले ही पल उसकी हंसी छूट गई। उसे हंसता देख बाकी सभी लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। आदित्य के इस तरीके के प्रपोजल की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। कहाँ सब एक रोमांटिक प्रपोजल की उम्मीद कर रहे थे और कहाँ ये पूरा ड्रामेटिक रियलिटी प्रपोजल निकल आया था, क्योंकि हर पति शादी के बाद अपनी वाइफ के लिए यही महसूस करता है। बीवी को लगता है कि सबसे पहले बातें करने के बाद यह रोना शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि शुरुआत में लोगों को रियलिटी बता दो। बेशक बाद में वह यह कहें कि ये क्या कह दिया अपने प्रपोजल में। आदित्य ने हल्के से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सो आखिर में बस इतना कहूंगा, विल यू मैरी मी मिस रूहानी ओबेरॉय? क्या आप अपना सरनेम बदलकर रूहानी आदित्य श्रीवास्तव करना पसंद करेंगी? वहीं आद्या अपनी आंखें रोल करते हुए अपने भाई के प्रपोजल को देख रही थी, जो रोमांटिक कम और रियलिटी चेक ज्यादा लग रहा था। इस पर रूहानी ने आदित्य की तरफ देखते हुए हंसकर कहा, आपने सही कहा, मेरी किस्मत सच में फूटी है, मगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? ये कहकर वह मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। वहीं आदित्य भी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी आद्या ने उबासी लेते हुए आदित्य की तरफ देखकर कहा, भाई आप प्रपोज कर रहे थे या फिर शादी का सच बता रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे अपनी आने वाली जिंदगी का दुखड़ा सुना रहे हों। इस पर आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, वाह, मैंने जब इसे पहली बार प्रपोज किया था ना, तब मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी अच्छे से, वही याद करके बोला था, लेकिन अब कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो जो सही लगा वही बोल दिया। फिर उसने नॉर्मल तरीके से कहा, वैसे भी मेरे दोस्त अक्सर शादी के बाद यही रोना रोते हैं। कोई कहता है शादी से पहले वह ऐसी नहीं थी, तो कोई किसी और चीज का रोना रोता रहता है। तो मैंने सोचा पहले ही रियलिटी बता देता हूँ, ताकि कल को ये मुझे यह ना कहे कि मैंने कुछ बताया ही नहीं, है ना रूहानी?